श्री प्रेम सिंह चंदू मांजरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सबसे पहले तो मैं आपका और लीडर ऑफ की हाउस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान दिवस पे यह चर्चा का समय हमें दिया। और मैं समझता हूं कि 125वीं जयंती जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मनाई जा रही है और उस पर ऐसी चर्चा होनी जरूरी थी। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा विधान विशाल है, इसकी परिभाषा विशाल है। कई लोग इसके शब्दीय अर्थ निकालते हैं, कई इसकी स्पिरिट के अर्थ निकालते हैं। इसीलिए इसकी कमिटमेंट्स जो हैं वो भी निश्चित बन जाती हैं। जब कमिटमेंट्स निश्चित होंगी तो बहस भी मैं समझता निश्चित रह जाएगी। सो मेरा निवेदन है डिप्टी स्पीकर साहब कि कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। जितने भी यहाँ स्पीकर बोले हैं तकरीबन ये मानकर गए हैं कि जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था वो हो नहीं पाया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने राज करा वही जिम्मेदार होंगे। आगे के लिए ही सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए कोई इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो विधान बनाया वो फ्रांस से पढ़कर उन्होंने कुछ बातें ली, कुछ इंग्लैंड से पढ़कर बातें ली, कोई कुछ कहता है। और मैं जो समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को जानते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं और मान्यताओं को विश्वास रखते हैं, उनमें हम हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे यदि किसी का असर था, यदि वो प्रभावित हुए, तो महान गुरु नानक देव जी की विचारधारा से प्रभावित हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें गौरव है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान जे किसी ने पहली बार लिया तो गुरु नानक देव जी ने लिया। जब इस देश में पहले मुगल बादशाह ने अटैक किया तो गुरु नानक देव साहब ने कहा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दई करता, जमकल मुगल चढ़ाया। अगर किसी सॉवरेंटी की बात हुई, अगर इस देश की प्रभुसत्ता की बात हुई और उसके साथ अगर ललकार के मुगल सल्तनत को किसी ने कहा, बाबर को जाबर कहा, पाप की जंज ले काबलो धाया, जोरी मंगे दान बे लालो, शर्म धर्म सब छुप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बे लालो। अगर इस देश के डिग्निटी, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए जो लोग लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी मरहट्टे जैसे लोग लड़े, जिन्हों को जीवन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ली। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक शहर है चमकौर साहब, योगी यार अल्लाह खान ने कहा, जिसके बारे है हिंद में एक तीर्थ जहां बाप ने कटाए बेटे धर्म के लिए। ये सेकुलरिज्म की बात करके गए हैं अभी मेरे मित्र सिंधिया जी। ये जिस देश के धर्म के नाम पे कोई पिता अपने बेटों को कत्ल करवा सकता है, शहीद करवा सकता है आंखों के सामने, और जिस देश में जिस धर्म को आप नहीं मानते थे, गुरु तेग बहादुर साहब तिलक जंजू राखा प्रवता का, वो जंजू नहीं पहनते थे मगर उन्होंने शीश दिया चांदनी चौक दिल्ली में आकर।
जिस देश में धर्म की राखी लई कोई शीश बलिदान करता हो, कोई पुत्र बलिदान करता हो, ये एमरजेंसी का सहारा लेके उस देश में सेकुलरिज्म का नाम लेके ये धर्म को मिटाना चाहते हैं, ये गलतफहमी में है। सो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अगर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लिया तो गुरु नानक देव की विचारधारा पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। अगर सेकुलरिज्म की बात कही जाए, समानता की बात कही जाए, तो सबे सांझी वारस दैन कोई ना जिसे बैरा जियो। ये उपदेश दिया, मानस की जात सब एक के पहचान का संदेश दिया, फ्रेटर्निटी का, सर्वत्र के भले का और ऊंच नीच बराबरता की बात, दबे कुचले लिताड़े हुए दलित लोगों की बात गुरु नानक ने कही। इस धरती पे सबसे पहले आकर नीचा अंदर नीच जा नीची हुआ नीच, नानक तिनके संग साथ बड़ों से क्या रीस। ये फिलॉसफी, ये विचारधारा जो औरत के सम्मान की है, सो क्यों मंदाक किए जित जमे राजान। आज हम कभी रिजर्वेशन की बात करते हैं औरतों के लिए, कभी उनको कोई अधिकार देने की बात करते हैं। ये सब सती प्रथा वगैरह उस समय उन्होंने खत्म की। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो कुछ भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने सीखा वो गुरु नानक देव साहब की विचारधारा से सीखा। डिप्टी स्पीकर साहब, ये इतिहास गवाह है। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिख बनना चाहते थे। मैं उस नेता का नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने बहुत चलाना उस पर। उस नेता ने मरण व्रत रखने की धमकी दे दी कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिख बनेंगे तो मैं मरण व्रत पे चला जाऊंगा। मजबूर होकर उनको पीछे हटना पड़ा। डिप्टी स्पीकर साहब, उस सोच के नाम अब सबको पता। सो मैं कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसके लिए जो इतिहास में जाना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब, जो आज तक बहस हुई है उससे थोड़ा सा पीछे हटकर इतिहास है। ये जब देश का विधान बना तो जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमें रिप्रेजेंट करते थे, जो इस हाउस के स्पीकर भी रहे हैं, सरदार हुक्म सिंह और दूसरे सरदार भुपिंदर सिंह मान, जो मेरे पड़ोस में मेरे गांव के साथ रहते थे। 5 वर्ष पहले उनका निवेदन हुआ। सो उन्होंने इस विधान पे साइन नहीं किए थे डिप्टी स्पीकर साहब, रोष में, प्रोटेस्ट में। क्यों? आपको आपके थ्रू मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि उसका कारण था, जब आजादी की नेगोशिएशन हो रही थी अंग्रेज के साथ, ये सच्चाई है, इतिहास है, तो 2 धिरा नहीं गई वहां, 3 धिर गई। पंडित नेहरू जी के साथ, जिन्ना जी के साथ हमारे नेता मास्टर तारा सिंह जी शिमला कॉन्फ्रेंस में गए। जब आजादी की साइन हुए लंदन में कॉन्फ्रेंस में, तो मास्टर तारा सिंह जी ने पंडित नेहरू जी और जिन्ना जी के साथ सरदार बलदेव सिंह को भेजा। हमें जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा होने लगी तो हमारे नुमाइंदों ने अपनी बात कहनी चाहिए, तो उनको शंके हुए। तो उस समय पंडित नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने चांदनी चौक में खड़कर कहा, पंडित नेहरू जी ने हाउस में कहा कि मैं सिख संप्रदाय के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। इनका धर्म, इनका सभ्याचार, इनकी भाषा, इनके धर्म स्थान, उनको कोई छेड़खानी नहीं करेगा, हम उनकी राखी करेंगे। मुझे दुख है डिप्टी स्पीकर साहब, हुआ क्या? हुआ ये कि दलित लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई, शेड्यूल कास्ट को, सिख शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की लिस्ट में नहीं रखा। उसके लिए मास्टर तारा सिंह को संघर्ष करना पड़ा। 2 साल बाद रिजर्वेशन का अधिकार मिला सिख
शेड्यूल कास्ट को और आजाद भारत में जे सबसे पहले किसी के गुट पे हथकड़ी लगी तो हमारे लीडर मास्टर तारा सिंह पे लगी। इस देश में फैसला हुआ था डिप्टी स्पीकर साहब कि भाषा के आधार पर प्रदेश बनेंगे। पंजाबी भाषा को नजरअंदाज करके हमको संघर्ष करके पंजाबी सूबा बनाना पड़ा, हजारों लोगों को जेल में जाना पड़ा। डिप्टी स्पीकर साहब, एक 25 धारा आ गई एक्ट में, विधान में, उससे हमें महिला हिस्सा बना दिया हिंदू मैरिज एक्ट में। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारे रस्म रिवाज अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, उसको अनदेखा कर दिया गया। ये कहते हैं हम सबको बराबर सलूक करते रहे। और दूसरी बात, जो ये मास्टर तारा सिंह के साथ पंडित नेहरू जी ने एक समझौता किया कि हम आपके गुरुद्वारा प्रबंध में दाखिल नहीं देंगे। SGPC एक एक्ट बना जो अंग्रेज ने बनाया, खून डोल के बनवाया, हमने छाती में गोलियां खाकर बनवाया, और उस एक्ट को तोड़ दिया इन्होंने हरियाणा में लैग कमेटी बना के। ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और हमारी कमेटी अलग बनाती। रिपेरियल लॉ दुनिया भर में माना जाता है, देश में माना जाता है। पानी के बंटवारे में इमरजेंसी के दिनों में जब हमारे नेता अंदर थे जेल में, बादल साहब, टोडा साहब, हम सब, उस समय इन्होंने रिपेरियल लॉ तोड़कर पानी का बंटवारा गलत कर दिया। और हमारी राजधानी चंडीगढ़ कुछ समय के लिए ली, आज तक नहीं दी। और ऐसे ही 1984 में क्या हुआ डिप्टी स्पीकर साहब, 1984 में निहत्थे हजारों सिखों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया और हमारे दरबार साहब को तोपों से, टैंकों से उड़ा दिया। जहां हमारा गुरु प्रगट रूप में है, जिसके बारे गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए हैं, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, उस गुरु की हिक में इन्होंने गोलियां मारी। और दरबार साहब, जहां राम की बात, जहां फरीद की बात, जहां सब धर्मों के जो अच्छे लोग हुए हैं उनकी बात कही जाती है, जहां सबे सांझी बाल सदैन कोई ना जिसे बैराजू का उपदेश होता है, जहां अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को भले को मंदे की बात होती है, वहां इन्होंने गोलियां चलाई, टैंक बाए। सो इसलिए जो हमारे साथ ये भी अन्याय हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में मास्टर तारा सिंह जैसे लोग जिन्होंने ये पाकिस्तान की सरहद गड़गामा से उठाकर अटारी तक ले गए, अगर मास्टर तारा सिंह ना होते, मैं कहना चाहता हूं हमारे नेता, तो इस देश की सरहद अटारी की जगह गड़गामा होनी थी। क्या मास्टर तारा सिंह को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? क्या मास्टर तारा सिंह का स्टैच्यू पार्लियामेंट में नहीं लग सकता था? नहीं लगा। और सिविल नाफरमानी की बात, नॉन वायलेंस की बात जिस देश में सबसे पहले हुई था, जो कुका लहर के मुखी बाबा राम सिंह ने की। और अभी स्पीकर साहब, मैं टाइम लेना, मैंने पहले डिप्टी स्पीकर साहब मेरा बोला हुआ स्पीकर साहब को कि देखिए आज ना हमारे साथ ये नया हुआ, अभी तो मैं आधा भी नहीं बोला। और यहाँ 1857 की लड़ाई को जंग आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। सही महीने में 1849 में साथ श्याम सिंह अटारी वाला ने दरा खैबर का रास्ता बंद करा, जहां से मुगल आते थे, देश को लूट कर ले जाते थे, यहाँ के मंदिरों को लूट ले जाते थे, यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे। वो दरा खैबर मुगलों का रास्ता बंद करवाया 1849 में श्याम सिंह अटारी वाले ने। वो असली जंग आजादी की पहली लड़ाई। सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता क्योंकि समय का ख्याल रखता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी, डिप्टी स्पीकर साहब, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डॉक्टर अंबेडकर जी ने, क्या इन्होंने उसको पूरा माना? ये आर्टिकल 22 कहता है राइट टू अरेस्टेड पर्सन्स। ये ठीक है, हमारे विधान में राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशन भी लगाई गई हैं, किंतु लिमिटेशन लगाते समय
जब राइट टू रजिस्टर्ड एक्ट का बना ये आर्टिकल 22, उसके साथ पीडी एक्ट लगा दिया। उस समय पंडित नेहरू जी ने बोला था कि मैं समझता हूं कि अनडेमोक्रेटिक है, मगर हमारी मजबूरी है कहते, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं इसका पॉलिटिकल तौर पे मिसयूज नहीं होगा। मैं इनको पूछना चाहता हूं, मिसा बना, टाडा बना, क्या पॉलिटिकल मिसयूज नहीं हुआ? इमरजेंसी के दिनों में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी यूनियन का प्रेसिडेंट था। मैं उस समय ज्ञानी जैल सिंह को यूनिवर्सिटी में आने से रोक दिया हमने, क्योंकि उन्होंने कुछ विद्यार्थी गोली से मरवा दिए थे। तो जब इमरजेंसी लगी, मैं पढ़ाई कर रहा था, करके हटा, तो सबसे पहला विद्यार्थियों में मेरे पे मिसा लगा दिया। सब लीडर 19 महीने बाद छोड़े, मुझे 21 महीने बाद जेल से छोड़ा। ये मिसयूज नहीं और क्या है? हमारे नेता साहब प्रकाश सिंह बादल ने आजाद भारत में, आज की राजनीति में जो सबसे ज्यादा किसी ने जेल काटी, साहब प्रकाश सिंह बादल ने 17 वर्ष। ये मिसयूज नहीं हुआ यहाँ, और क्या हुआ? सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसे ही आर्टिकल 45 जो कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, 15 वर्ष तक सबको एजुकेशन देने की बात, क्या ये जो पब्लिक स्कूल खोले जा रहे हैं, आईसीएसई के कोर्सेज, सीबीएसई के कोर्सेज, ये डिस्पैरिटीज नहीं पैदा करते? ये डिस्पैरिटीज पैदा करते हैं डिप्टी स्पीकर साहब। इससे क्या हो रहा है? इसमें देश में एक अलग सी क्लास बनती जा रही है। ये शिक्षा बोल लो, चिकित्सा बोल लो, आज 25% गरीबी बढ़ने का कारण महंगियां दवाइयां हैं। तो इसलिए जहां इक्वलिटी की बात है, अभी मैं थोड़ी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आर्टिकल 14 to 18 इक्वलिटी की बात है। ये क्या भीमराव अंबेडकर जी ने जो विधान में लिखा, इन्होंने वो भी लागू नहीं किया। एक दिन में थोड़ा हो गया। 67% लोग आज गरीबी के नीचे हैं, जिनको 1 से 2 रुपए तक किलो आटा देने की व्यवस्था की है फूड गारंटी के तहत। अगर गरीब है ताही की है। सो इसलिए ये जो अमीर और गरीब का पाड़ा, जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल आया, उसने बढ़ा दिया। आज जब आजाद हुआ था मुल्क, टाटा बिरला 2-3 देखते थे हम, आज 300 लोग हैं अरबपति, 300 लोग, और देश का 40% सरमाया केवल 10% लोगों के हाथ में चला गया, 10% लोगों के पास। सो बाकी मुल्क कहां जाएगा? सो इसलिए ये इक्वलिटी का क्या होनी थी, ये पाड़ा बढ़ा। तो इसीलिए जो अराजकता फैल रही है, इसीलिए जब देश में ऐसी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, उसका कारण ये बनता है। दूसरी बात, इस देश में फेडरलिज्म की बात कही गई थी। फेडरलिज्म क्या हुआ? इन्होंने उसके जो शब्दी अर्थ वो निकाल लिए। असली रूप में जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन प्रदेश जो हैं वो उनका सब पैसा ले आके सेंटर के पास रखी गए, तो फिर राष्ट्रीय गज के साथ पैसा बांटते रहे। तो इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में जो बेविश्वासी की भावना पैदा हुई, भावे पंजाब है, अपना असम है, तमिलनाडु है, जैसे प्रदेश सब में ऐसी हुई बात। इसीलिए क्षेत्रीयवाद बड़ा, क्षेत्रीय पार्टियां आगे आई, और इसीलिए जो फेडरलिज्म है सही रूप में लागू नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भावना थी संविधान निर्माताओं की, उसको ध्यान में रखना चाहिए, और देश में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाए। 32% से 42% शेयर स्टेट्स का फंड में किया। अभी भी जरूरत है ज्यादा बढ़ाने की, क्योंकि जितनी देर स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सड़कें, स्कूल, अस्पताल और मुलाजम वो तो वहां के प्रदेश की सरकारों ने बनाने जरूरत है। तो सेंटर को क्या पता होता है कैसे सड़क बननी है, कैसे स्कूल बनना, कहाँ अस्पताल बनना। तो इसलिए ये मुट्ठी में रख लिया सारा कुछ, ये सेंट्रलाइज हो गया सारा कुछ, जिसके कारण प्रदेश कमजोर हो गए। आज देश को मजबूत करना है। आप डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी हमारी सोच के हैं,
आप थोड़ा सा इस पे टाइम दें, क्योंकि जे देश में प्रदेश मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर जो हमारे अंग हैं यही कमजोर होंगे तो शरीर को लेकर क्या होगा। सो इसलिए हम मानते हैं कि जितनी देर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देश में नहीं होगी उतनी देर देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज जैसे हम आज ये चर्चा शुरू की है, मैं चाहता हूं कि हर सेशन में ऐसी चर्चा होनी चाहिए। जो जन्म दिवस है संविधान का, इसको ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे इस में एवरी सेशन में कम से कम, डिप्टी स्पीकर साहब प्लीज, हर सेशन में कम से कम 2 दिन होने चाहिए जो छोटी पार्टियां अपनी बात तो कह पाए। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बड़ी पार्टियां अपनी बात कही जाती हैं, ये नंबर के सिर पे अपनी बात समय ले जाती हैं। ये तो मोनोपोली है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये संसद बनाई थी। ये संसद भी गुरु नानक देव साहब की फिलॉसफी, जब तक दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए किस कहिए। हम तो श्रोते के तौर पे आते हैं, ये सुनाने वाले ये बड़ी पार्टियों वाले हो जाते हैं। खड़गे जी नहीं मानते, ये हर बात में आगे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम भी बात कह सकें। और दूसरी बात जिसकी सुबह बात हुई थी, मैं ये मानता हूं ये इसमें चलाए ना, जो भी व्यक्ति ये इस देश में कोई किसी के साथ जाति करता है, अन्याय करता है और यहाँ तक जो भगवान को भी, परमात्मा को भी गोलियां मारता है, तो हम अपने कानून की बंदिश में उसको सजा दे सके ना दे सके, परमात्मा उसको सजा देता है, भावे किसी राही दे जहाँ किसी आप दे। सो इसलिए इनको इसमें चलाना नहीं चाहिए। तो मैं आखिर दे रेड कलर मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बेनती समाप्त कर रहा हूं कि जो भावना से, जिस स्पिरिट से ये कॉन्स्टिट्यूशन विधान निर्माताओं ने बनाया, उसको लागू करने के लिए ईमानदारी से, ये जरूरत है इस देश में। ये नहीं है भाषण दे दो, कहना कुछ करना कुछ। जब ये लोग कहीं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब ये लोग कहीं शेड्यूल कास्टों को अधिकार देने की बात करते हैं, ऐसा लगता है, जहाँ करप्शन की बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने आप सब कुछ किया और दूसरों को दोष देते हैं। सो ईमानदारी से जो मानकर हम सब बातें इस हाउस में करेंगे और उसके लिए ईमानदारी से फैसले करेंगे, मैं समझता देश आगे बढ़ सकता है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भी स्वर्ग में खुशी होगी, संतुष्टि होगी। धन्यवाद।